तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो इस वीडियो में हम लोग द बॉयज के यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली जेन वी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि ये चूंकि द बॉयज के यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है तो ऑब्वियसली इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ईयरफोन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि बॉयज की तरह ही इस सीरीज में भी तुम्हारी इमेजिनेशन से परे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कोई होमलैंडर की कौन मूवीज देख रहा है तो कोई पकड़ के झूल रहा है। तो ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द बॉयज के यूनिवर्स के लिहाज से, क्योंकि ये डायरेक्टली द बॉयज के सीजन 4 से कनेक्ट होने वाली है और उसके बाद सीधा जेन वी का सीजन 2 कनेक्ट होगा। यानी अगर द बॉयज का पूरा मजा लेना चाहते हो तो जेन वी को भी टाइम देना पड़ेगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि तुम इस सीरीज को देख के अपनी नस नस में वही द बॉयज वाला ज्वालामुखी महसूस करोगे। क्योंकि ये सीरीज नए कैरेक्टर्स को सेटअप कर रही है तो एकदम से वो ज्वालामुखी नहीं भड़केगा, लेकिन सीजन का एंड आते आते लावा फूटेगा जरूर। इस चैनल पे द बॉयज के एपिसोड के ब्रेकडाउन की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वो भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम सीधा जेन वी पे आते हैं। जेन वी सीरीज द बॉयज के यूनिवर्स के जी मैन पे बेस्ड है, जिन्हें तुम इस यूनिवर्स के एक्स मैन समझ सकते हो। जैसे मार्वल में प्रोफेसर एक्स म्यूटेंट स्कूल चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वॉट इंडस्ट्रीज अपने सोप्स के लिए एक यूनिवर्सिटी चलाती है जिसका नाम है गोडोल्किन यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में गॉड यू कहा जाता है, जो कि एपिसोड 1 का टाइटल भी है। बेसिकली यहाँ पे वॉट कंपाउंड वी वाले बच्चों को अपनी पावर्स का बेटर वे में यूज करना सिखाती है ताकि उनका पोटेंशियल चेक किया जा सके और बाद में उनसे पैसा बनाया जा सके। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक स्कूल ऑफ क्राइम फाइटिंग है, तो साथ में एक्टिंग थिएटर क्लास भी होती है। क्राइम फाइटिंग वाली ब्रांच का नाम है लैंप लाइटर स्कूल ऑफ क्राइम फाइटिंग, जिसे हमने बॉयज के सीजन 2 के दौरान देखा था। और एक्टिंग थिएटर स्कूल का नाम है क्रिम्सन काउंटेस सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वो इसलिए क्योंकि बॉयज के सीजन 3 में हमने देखा था कि क्रिम्सन काउंटेस की एक्टिंग वाली वीडियो काफी फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है। क्राइम फाइटिंग स्कूल में टॉप टियर के सुपर हीरोज को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनसे ज्यादा पैसा बनाया जा सके, और बाकी के जो भी सुपर्स होते हैं जिनकी पावर्स को क्राइम फाइटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स उनको थिएटर स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन पैसा उनसे भी बनाया जाता है। उनका इस्तेमाल किया जाता है शोबिज में, उनसे मूवीज टीवी शोज में एक्टिंग करवा के या फिर एड कैंपेन वगैरह करवा के पैसा छापा जाता है। कुल मिला के जो यहाँ एक बार आया उसका चूसा जाना तय है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो। बस फर्क इतना है कि तुम अगर क्राइम फाइटिंग में हो तो तुम्हें चूसने के साथ ही साथ तुम्हारी चाटी भी जाएगी, लेकिन थिएटर स्कूल में अगर तुम हो वहां तुम्हें चटवाने का सुख नहीं मिलेगा। बेसिकली वॉट इसी तरह से पैसे कमाने का लालच देके पेरेंट्स को तैयार करता है ताकि वो अपने बच्चों को कंपाउंड वी के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में दे सकें। इवन यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि सुपर्स की अर्निंग का कुछ पार्ट्स वोट को भी जाएगा। वोट इज लाइक अ सुपर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। गॉड यू के अलावा वोट ने एक रेड रिवर इंस्टीट्यूट भी खोल के रखा है, जहां पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं या जिनके अंदर काफी चूते टाइप की पावर्स होती हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, जिनसे वोट उतने पैसे नहीं बना सकता, या जिन्होंने अपनी पावर्स से अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को मार डाला, वो बच्चे भी रेड रिवर इंस्टीट्यूट में डाल दिए जाते हैं। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जगह नर्क है, तो भाई इससे भी बदतर एक और नर्क है जिसका नाम है द वुड्स, जिसका पता हमें इस सीजन में आगे चलता है, जहां पे सुपर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कि गॉड यू कंपाउंड के नीचे ही बनाई गई है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है द बॉयज की करंट टाइमलाइन से 8 साल पहले की एक न्यूज से, और यहाँ हमें देखने को मिलता है VSN का न्यूज रूम। एज वी नो कि द बॉयज का ये पूरा यूनिवर्स किसी न किसी चीज की पैरोडी दिखाता रहता है, तो ये वोट स्पोर्ट्स नेटवर्क भी पैरोडी है ESPN स्पोर्ट्स नेटवर्क की। और यहाँ पे हमें द बॉयज का डायरेक्ट क्रॉसओवर देखने को मिलता है। 8 साल पहले ए ट्रेन ने जब पहली बार सुपर 7 में जगह बनाई थी, वो पहला अफ्रो अमेरिकन था ऐसा करने वाला, और सुपर 7 में से ए ट्रेन को ही यहाँ पे दिखाने के पीछे स्ट्रेटेजी थी इस जेन वी के फर्स्ट सीजन की मेन लीड को सेटअप करना, जो कि खुद एक अफ्रो अमेरिकन है, मरी मरू। ये क्या नाम है यार, मरी मरू। साला इसकी पावर देख के भी यही लगता है ये कब मरे और कब मारे। इसके अंदर हीमोकाइनेटिक पावर्स हैं, यानी कि वो ब्लड को फिजिकली मैनिपुलेट कर सकती है। उसको पहली बार अपनी पावर्स का पता चलता है जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, और उसी वक्त वो एक्सीडेंटली अपने पेरेंट्स को मार डालती है, और उसी चक्कर में उसको रेड रिवर इंस्टीट्यूट में भी डाल दिया जाता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहां पे हमें यंग मरी मरू देखने को मिलती है, और साथ ही हमें दिखाई देती है रेड रिवर इंस्टीट्यूट में उसकी और बाकी के बच्चों की लाइफ, जहां पे हमें दीवारों पे चारों तरफ सुपर 7 का प्रोपेगेंडा फैला हुआ दिखाई देता है। हर तरफ बस होमलैंडर छाया हुआ है। यहाँ पे सभी बच्चों का बस एक ही सपना है, अगर इस नर्क भरी जिंदगी से निकलना है तो गॉड यू यानी कि गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में ही जाना है। और इसलिए मरी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो ये प्रूव कर सके कि उसकी पावर्स चुतियापा नहीं है, बल्कि वो भी ज्यादा काम आ सकती है। उसकी पावर्स का इस्तेमाल भी क्राइम फाइटिंग में किया जा सकता है। ये सीजन द बॉयज के सीजन 3 के बाद टेक प्लेस करता
करता है। इसके हमें कुछ रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं एपिसोड में। हमें पता चलता है कि स्टारलाइट ने अभी सुपर 7 छोड़ दिया है, जो कि बॉयज के सीजन 3 का ही रेफरेंस है। हमें होमलैंडर के केस के बारे में भी सुनने को मिलता है, जहां पे उसने बीच चौराहे पे सबके सामने एक बंदे को निपटा दिया था। मरी की टेक्स्ट बुक में भी होमलैंडर और क्रिम्सन काउंटेस के रेफरेंस देखने को मिलते हैं। इस बुक का कॉन्टेक्स्ट है हाउ टू बिकम अ सुपर हीरो। ये बुक लिखने वाला है इस यूनिवर्स का प्रोफेसर एक्स, यानी कि रिचर्ड ब्रिंक, जिसको हम आगे एपिसोड में देखते भी हैं। वैसे ब्रिंक के अंदर प्रोफेसर एक्स की तरह कोई सुपर पावर नहीं है। यहाँ हम एक लौंडे को होमलैंडर की एडल्ट मूवी देखते हुए पाते हैं, जो कि इस यूनिवर्स में एक आम बात है। बॉयज के सीजन 3 में क्रिम्सन काउंटेस का खुद का ओनली फैंस पेज था भाई। वो लोगों को ऑनलाइन मजा देती थी, पैसा कमा रही थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर हमें फाइनली गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के दर्शन होते हैं और गॉड यू की वेलकम वीडियो देखने को मिलती है, जिसको हम रियल में भी गोडोल्किन यूनिवर्सिटी की लाइव वेबसाइट पे देख सकते हैं। जी हाँ, इसकी लिटरली एक वेबसाइट बना के रखी है मेकर्स ने। ये है यूनिवर्सिटी की डीन इंदिरा शेट्टी, जो कि ऑब्वियसली एक हरामी कैरेक्टर है। यहाँ पे हम विंडो ग्लास पे सुपर 7 की झलक भी देख सकते हैं। स्कूल का सबसे फेमस बंदा है ल्यूक रियोर्डन, जिसको प्ले किया है पैट्रिक श्वार्ज़नेगर ने। सही पकड़े हैं, ये अपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साहब का ही सुपुत्र है। ल्यूक के पास पायरोकाइनेसिस की पावर्स हैं, यानी कि फायर को क्रिएट और कंट्रोल कर सकने की ताकत। अर्थात ये पैरोडी है फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टोन की। और इसकी जो गर्लफ्रेंड है केट, जो कि इस यूनिवर्स की जीन ग्रे कही जा सकती है। मतलब मे भी उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास भयंकर टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं, जिससे ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उसके लिए इसको अपने हाथों से सामने वाले को टच करना पड़ता है, इसलिए ये अपने हाथों में मोस्टली ग्लव्स पहन के रखती है। ये रेफरेंस है एक्समैन से रॉक के कैरेक्टर का। वेल, मरी का सिलेक्शन गोडियो में हो जाता है और वो स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ पे उसे सबसे पहले जूनियर ट्रांसलूसेंट के दर्शन होते हैं। आगे हमें फिर से न्यूज चैनल देखने को मिलता है, जहां 7 टावर के ऊपर सोल्जर बॉय के अटैक के बारे में बताया जा रहा है फ्रॉम सीजन 3। फिर हमें क्वीन मी की मर्च देखने को मिलती है और साथ ही एक पोल भी, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया वालों की नजरों में मी मर चुकी है, जो कि हमने सीजन 3 के फिनाले में देखा भी था। फिर मरी की मुलाकात, क्या नाम है यार ये मरी, खैर, तो उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है, जो कि है एमा, जो कि एंटमैन की पैरोडी है। आई थिंक क्वांटमania के आने के बाद इसको कैसी लैंग की पैरोडी मान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये अपने आप को लिटिल क्रिकेट कहती है और इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और उससे ये अच्छा खासा पैसा छाप भी रही है। वेल, यहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हमें स्कूल के स्टेडियम में डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की पैरोडी देखने को मिलती है, मतलब उनकी फाइट की। मतलब ल्यूक यानी कि गोल्डन बॉय इस बंदे के दोनों हाथ उखाड़ देता है, लेकिन चूंकि ये सस्ता डेडपूल है तो इसके दोनों हाथ फिर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद मरी की मुलाकात जॉर्डन ली से होती है, जो कि 2-in-1 प्राणी है। मतलब ये एक इच्छाधारी इंसान है, लेकिन ये शेप शिफ्टर नहीं है बल्कि जेंडर शिफ्टर है। माने ये बिना सेक्स चेंज ऑपरेशन के खुद को लड़की भी बना सकता है और जब मूड हो लड़की में भी चेंज हो सकता है। सही खेल गया बेंच। अपनी फेमिनाइन फॉर्म में ये एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है और मैस्कुलिन फॉर्म में इसके पास सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर ह्यूमन एबिलिटी होती है। जॉर्डन ली प्रोफेसर ब्लिंक की असिस्टेंट है, का असिस्टेंट है, जो भी है, लेकिन उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो प्रोफेसर ब्लिंक के बिहाफ पे ये डिसाइड कर सके कि किस न्यू स्टूडेंट को क्राइम फाइटिंग में डालना है और किसको एक्टिंग स्कूल में। यहाँ इसी बात को लेके इसकी मरी के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, क्योंकि जॉर्डन ली के अनुसार मरी की पावर्स किसी काम की नहीं थी, तो वो उसको उठा के एक्टिंग स्कूल में डाल देती है। फिर हमें गोल्डन बॉय का भाई सैम वुड से बच के भागता दिखाई देता है। सैम जिसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी, तो अंडरग्राउंड लैब वुड्स में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसका पता हमें आगे चलता है सीरीज में। लेकिन इस पॉइंट तक किसी को नहीं पता था कि ये ल्यूक का भाई है और वुड्स से बच के भाग रहा है। सबको ये बताया जाता है कि ये ड्रग्स लेता है, इसलिए इसको रिहैब सेंटर में डाला गया है। ये वहां से बच के भाग रहा है। यहाँ पे सैम को पकड़वाने में मरी और ल्यूक का बेस्ट फ्रेंड आंद्रे भी हेल्प करता है। इसके पिताश्री का नाम पोलैरिटी है। ये दोनों ही इस यूनिवर्स के मैग्नेटो हैं, मतलब उनके अंदर मैग्नेटिक मैनिपुलेशन की पावर है। फिर हमें यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स वोट प्लस के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि डिज्नी प्लस की पैरोडी है। आगे हमें ब्रिंक और गोल्डन बॉय की बातचीत से पता चलता है कि ब्रिंक गोल्डन बॉय को होमलैंडर से भी बड़ा बनाना चाहता है। उसने एक कॉस्ट्यूम भी बनवाई है और ये कॉस्ट्यूम मुझे पता नहीं क्यों सेंट्री की याद दिला रही है एमसीयू से। रात को ल्यूक एंड गैंग के साथ पार्टी करने चली जाती है और दूसरी तरफ उसकी रूममेट एमा, जिसमें कि एंटमैन जैसी छोटा होने की पावर्स हैं, वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने एक फैन के साथ रंगरलियां मनाने चली जाती है। क्योंकि एमा की हाइट थोड़ी नेचुरली कम है, उस वजह से उसको पहले से ही थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसको छोटा होने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि उसको छोटा होने के लिए उल्टियां करनी पड़ती हैं, वो भी ऐसे अपने हलक में हाथ डाल के। जितनी ज्यादा उल्टी करेगी उतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी साइज में। और इसलिए ये भी एक्टिंग थिएटर में है,
क्राइम फाइटिंग में नहीं। अब ऑब्वियसली ये क्राइम फाइटिंग के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि सामने जब कोई एनिमी होगा तो पहले ये बंदी उल्टियां करेगी, तब छोटी होगी और तब तक एनिमी अपना खेला करके निकल चुका होगा। और इसलिए एमा को अपनी पावर्स कुछ खास पसंद नहीं है और उसको लगता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। और वो जिस बंदे के पास आती है रंगरलियां मनाने, वो इसलिए आई थी क्योंकि एमा को उसकी बातों से लगा था कि वो बंदा उससे वैसे ही प्यार करेगा जैसी वो है, बिना उसकी पावर्स के। लेकिन वो बंदा 1.5 शाना निकला। वो बेड पे आते ही उसको बोलता है कि प्लीज तुम मेरा पकड़ के झूल जाओ। लाइक लिटरली वो चाहता है कि एमा साइज में छोटी हो जाए और आके उसके नुन्नू को पकड़ के झूल जाए। और एमा बेचारी बेमन से ऐसा करती भी है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एरिक क्रिप्के ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस सीन में जो नुन्नू दिखाया गया है वो कोई सीजीआई वगैरह से नहीं बनाया गया, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक्स के जरिए एक लाइव 5 फुट का नुन्नू बनवा के रखा था शूटिंग के टाइम पे, जिसको पकड़ के एमा को झूलना था। और इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि इस सीन में जो एमा के फेस पे डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं उनके लिए ये जरूरी था। वेल इस सीन में कुछ वैसा ही सिनेरियो क्रिएट किया गया है जैसा कि द बॉयज के सीजन 3 में टर्माइट के कैरेक्टर के साथ किया गया था। बल्कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंटली एमा बड़ी हो जाए और इस बंदे के नुन्नू के साथ कोई दुर्घटना घट जाए। आई मीन द बॉयज के यूनिवर्स में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हमें बाद में पता चलता है कि एमा को अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आने के लिए खाना खाना पड़ता है। वेल दूसरी तरफ पार्टी में आंद्रे के अपनी पावर्स को शो ऑफ करने के चक्कर में एक लड़की के गले की नस कट जाती है। बट शायद ये एक्सीडेंट बहुत जरूरी था मरी के कैरेक्टर आर्क के लिए, क्योंकि ये पहली बार था जब मरी ने अपनी पावर्स से किसी की जान बचाई थी। और अब मरी को कॉन्फिडेंस था कि उसकी पावर्स के बारे में लोग जानेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, यहाँ तक कि स्कूल वाले भी अब उसको पॉजिटिवली लेंगे और मे बी ब्रिंक उसको अब एक्टिंग थिएटर की जगह क्राइम फाइटिंग स्कूल में जगह दे दे। लेकिन होता यहाँ पे उल्टा है और हमें एक बार फिर से वॉट की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। ब्रिंक उल्टा मरी से कहता है कि रात पार्टी में जो कुछ हुआ उसका इल्जाम तुम अपने सर पे ले लो, क्योंकि एंड्रे और ल्यूक गॉड्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं और अगर ये बात बाहर आ गई कि एंड्रे की वजह से वो लड़की मारी जाने वाली थी तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग गिर जाती और फिर वॉट को अपने एक इंपॉर्टेंट एसेट से, पोटेंशियल पैसे से हाथ धोना पड़ता। लेकिन मरी ब्रिंक की बात नहीं मानती और तभी वहां पे अपना गोल्डन बॉय आ जाता है और वो प्रोफेसर ब्रिंक को मार डालता है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब उसको क्या याद आ गया था वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलता है। फिलहाल हमें ये एक सस्पेंस के तौर पे देखने को मिलता है। हमें बस इतना पता था कि ल्यूक को अपने भाई सैम की रह रह के याद आती है और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है, वही सैम जिसको हमने वुड से भागते देखा था। फिर ब्रिंक को मारने के बाद ल्यूक मरी को भी मारने की कोशिश करता है, जहां पे जॉर्डन ली एंड एंड्रे उसको आके ऑलमोस्ट रोक ही देते हैं कि वो खुद को एक सुपरनोवा में कन्वर्ट करके ब्लास्ट कर देता है और खुद को ही मार डालता है, जो कि वाकई एक तगड़ा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एपिसोड के स्टार्टिंग से ही उसे नेक्स्ट होमलैंडर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था और मुझे ये तो लग रहा था कि वो होमलैंडर की जगह नहीं ले पाएगा, ऑफ कोर्स क्योंकि होमलैंडर तो भाई एक ही है। लेकिन ये नहीं पता था कि ल्यूक के पास कोई प्लॉट आर्मर ही नहीं होगा। मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था कि ये द बॉयज का यूनिवर्स है, यहाँ पे प्लॉट आर्मर जैसी कोई चीज कम ही कैरेक्टर्स के पास उपलब्ध होती है। वेल इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें द बॉयज से एशली का एक कैमियो दिखाई देता है, जिसके बारे में हम एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट वहीं समझ आएगा ज्यादा। तो अब तुम लोग बताओ तुम्हें जेन वी सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, और अगर हाँ तो फिर मेरी ये वीडियो कैसे लगी, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, एनी स्पेसिफिक रीजन। बाकी एपिसोड 2 की ब्रेकडाउन वीडियो भी तुम्हें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उसका लिंक अभी इस वीडियो के एंड कार्ड में आ रहा हो, अगर नहीं तो वेट कर लो, आ जाएगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।